हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कंसेप्शन लर्निंग। तो लास्ट टाइम हमने किया था नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, जो कि आपके एग्ज़ाम्स में आ रहे थे, लेकिन मैंने उसका हाफ वीडियो अपलोड किया था। तो आप लोगों का बहुत दिन से डिमांड आ रहा था कि सर लास्ट पार्ट अपलोड कर दीजिए। तो क्योंकि आपके एग्ज़ाम नियर बाई है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना उसे अपलोड कर दिया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं उस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट से, जो कि है आपका फॉरेस्ट कंजर्वेशन। तो हमने अभी तक पढ़ लिया था आपके चैप्टर्स में कि कौन कौन से प्रकार के फॉरेस्ट होते हैं, लाइक द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट, कॉनिफेरियस फॉरेस्ट, टुंड्रा फॉरेस्ट एंड मैनग्रोव फॉरेस्ट एंड ऑल वाट एवर जो भी बाकी है हमने वो पढ़ लिया था। लेकिन अब आपका वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ना बाकी था, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा पार्ट है, वो है फॉरेस्ट कंजर्वेशन, यानी कि जो जंगल है उसे संरक्षण करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि जंगल हमारे जीवन में एक बहुत ही बड़ी भूमिका निभाता है और मनुष्य के जीवन में इसका महत्वपूर्ण सहयोग भी रहा है, क्योंकि बिना पेड़ पौधों के हमारा जीवन संभव नहीं है। लेकिन हमारा मन, या बोल सकते हैं कि इंसान पैसे की लालच में ऐसा खोया है कि वो पूरी तरीके से जंगलों को नष्ट करते जा रहा है, जिस वजह से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जंगल को बचाएं। तो मनुष्य अपने इंडिविजुअल लेवल पे कोशिश तो कर रहा है, लेकिन सरकार भी अलग अलग नियमों को ला रही है, जिसके वजह से जंगलों को बचाने की तरफ एक अच्छा खासा ध्यान दिया जा रहा है। जैसे 1952 में एक फॉरेस्ट कंजर्वेशन पॉलिसी को लागू किया गया था, जिसको बाद में 1988 में चेंज किया गया था। जैसे आपको पता है कि ब्रिटिश इंडिया के समय में फॉरेस्ट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था। वो था रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड विलेज फॉरेस्ट, ताकि जंगलों में आना जाना काफ़ी हद तक कॉमन पीपल का कम जाए। तो हमें पता है कि उन ब्रिटिशर्स ने हमारे फॉरेस्ट का कैसे मिसयूज़ किया, कैसे हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन गवर्नमेंट को ये इनिशिएटिव कहीं कहीं पर सही भी लगा है कि अब इसी इनिशिएटिव के द्वारा हम अपने जंगलों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और हमारे जो भारत की विविधताएं हैं, यानी कि जो विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे हैं और जो जीव जंतु हैं, उनको संरक्षित किया जा सकता है। तो अभी जो नया फॉरेस्ट पॉलिसी है जिसे गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश किया है, उसके अकॉर्डिंग हमारा इंडिया में लगभग 33% ज्योग्राफिकल एरियाज़ को फॉरेस्ट कवर के अंदर में लाने की मुहिम चल रही है, और जिसके तहत इन्वायरमेंटल स्टेबिलिटी मेंटेन किया जाएगा और कोशिश की जा रही है कि फिर से जंगलों को बनाया जाए। मीन्स हम दोबारा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे, जिससे कि हम लोग फॉरेस्ट्री कर सकते हैं, जिसको हम लोग सोशल फॉरेस्ट्री के नाम से भी जानते हैं। तो अगर हमारे जीव जंतु सही रूप से चाहिए, या अगर हमें अपना भारत वापस चाहिए, तो ज़रूरी है कि हम अपने प्राकृतिक धरोहर यानी इन जीव जंतु या पेड़ पौधों को संरक्षित करके रखें, जो कि हमारे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को मेंटेन करने में बहुत ही ज़रूरी है। तो क्या करना चाहिए हमें? तो गवर्नमेंट ने अलग अलग चीज़ों को कहा है, जैसे 33% ज्योग्राफिकल एरियाज़ को फॉरेस्ट कवर के अंदर लाना ज़रूरी है, मेंटेनिंग इन्वायरमेंटल स्टेबिलिटी, रिस्टोर फॉरेस्ट एंड देन कंजर्विंग द हेरिटेज ऑफ द कंट्री। देश के नेचुरल हेरिटेज का मतलब होता है, आपको पता ही, कोई प्राकृतिक या धरोहर जिसे हम कहते हैं हिंदी में। तो हमारी प्राकृतिक धरोहर को बचाना है, जो कि हमारे जीव जंतु या पेड़ पौधे हैं। सॉइल इरोजन को देखना, चेक करते रहना है कि कहीं सॉइल इरोजन ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि ज़्यादा पेड़ पौधे काट देने की वजह से मिट्टी को पकड़ने के लिए पेड़ नहीं है, जो कि उसके रूट्स मिट्टी को कैच करके रखते हैं, जिससे कि सॉइल जो है वो वहाँ से बह के निकल नहीं जाती है। तो इस वजह से ज़रूरी है कि सॉइल कंजर्वेशन को रखा जाए ध्यान में, और फ्लड्स और ड्रॉट के समय में ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने पे या ज़्यादा सोशल फॉरेस्ट्री करने पर जो भी लैंड बर्बाद हो चुकी है, जिसे हम लोग बैरन लैंड या वेस्ट लैंड के नाम से जानते हैं, हम उस लैंड का भी डिफरेंट यूजेस में ला सकते हैं। तो इन चीज़ों को करने से क्या होगा, हमारे पास ज़्यादा जो टिम्बर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, लकड़ी यूज़ कर रहे हैं, फ्यूल यूज़ कर रहे हैं, फूडर यूज़ कर रहे हैं, और जो फूड अवेलेबल है रूरल पॉपुलेशन यानी ग्रामीण जीवन के लिए, वो सब चीज़ें इन्हीं पे निर्भर है। तो इन चीज़ों को बचाना ज़्यादा ज़रूरी है, यानी सोशल फॉरेस्ट्री या जंगल को संरक्षण करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारी बहुत सारी ज़रूरतों को पूरा भी करता है।
और बहुत ही ज़्यादा लोग अब इन चीज़ों में इंगेज्ड हो रहे हैं, जिस वजह से सब कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह इस चीज़ को बचाया जा सके। तो सबसे पहली चीज़ जो गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है उसे हम लोग कहते हैं सोशल फॉरेस्ट्री। सो सोशल फॉरेस्ट्री का मतलब होता है किसी एक ही प्रकार को लगाना। देखिए, अब हमने प्लांटेशन एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा है कि एक ही क्रॉप्स को बहुत बड़े एरिया में लगा देते हैं, जिसे हम लोग प्लांटेशन एग्रीकल्चर के नाम से जानते हैं। लेकिन सोशल फॉरेस्ट्री भी एक प्रकार का ऐसा ही पेड़ पौधे लगाने का तरीका है जिसमें जंगल के जो बोल सकते हैं जो जंगली पेड़ है उनको काट कर किसी एक ही प्रकार का वैल्यूएबल पेड़ को लगाया जाए, जैसे कि टीक, सेगून, सैंडलवुड, शीशम, ऐसे पेड़ों को लगाया जाए। इसे हम लोग सोशल फॉरेस्ट्री कहते हैं। सो द नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर 1976 ने सोशल फॉरेस्ट्री को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, जिसमें अर्बन फॉरेस्ट्री, रूरल फॉरेस्ट्री एंड फार्म फॉरेस्ट्री, 3 प्रकार के फॉरेस्ट्री आते हैं। अर्बन फॉरेस्ट्री जो है इसको बनाया गया था ताकि शहर इलाकों में जहाँ पर पार्क या ऐसे छोटे मोटे जंगल या ग्रीन पार्क नहीं होते हैं, उन जगहों में सोशल फॉरेस्ट्री अगर किया जाए तो जो भी सिटीज़ के बर्ड है या जो भी वहाँ का इकोसिस्टम है वो बैलेंस में रह सकता है। इसीलिए ग्रीन बेल्ट बनाए गए सिटीज़ में, पार्क बनाए गए, रोड साइड एवेन्यूज़ बनाए गए एंड इंडस्ट्रियल कमर्शियल ग्रीन बेल्ट एरियाज़ बनाए गए। ये सारी चीज़ें सोशल फॉरेस्ट्री के अंतर्गत ही आती है। नेक्स्ट वन दैट इज़ कॉल्ड द रूरल फॉरेस्ट्री, यानी गाँव में फॉरेस्ट्री करना। तो रूरल फॉरेस्ट्री वी कैन ऑल्सो से लाइक द एग्रो फॉरेस्ट्री, जिसमें हम लोग जो भी अनाज लगा रहे हैं या क्रॉप्स उगा रहे हैं उसके साथ साथ कुछ ऐसी भी चीज़ें उगाएं जो फल या फूल के पेड़ होते हैं, वो भी एक प्रकार का बैलेंस मेंटेन करने में हमारे वातावरण में या पर्यावरण में अच्छी भूमिका निभाते हैं। एंड लास्ट वन दैट इज कॉल्ड द एग्रो फॉरेस्ट्री। एग्रो फॉरेस्ट्री यू नो दैट एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट को एग्रो फॉरेस्ट्री ही कहते हैं। जैसे कि जो भी वेस्ट लैंड है उसमें फर्टिलाइज़र या एग्रीकल्चर में हम लोग जो भी मैनर हो गया या ऑर्गेनिक जो भी मटेरियल्स है, जैसे सब्जी के छिलके या काऊ डंग, इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि मिट्टी को वापस से एग्रीकल्चर करने लायक बनाया जा सके। देन कम्युनिटी फॉरेस्ट्री की जाती है। कम्युनिटी फॉरेस्ट्री मीन्स कुछ ग्रुप ऑफ पीपल्स जो अपने एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरिया में रहते हैं, वो लोग क्या करते हैं, खुद से कुछ न कुछ पेड़ लगाते रहते हैं, जिसको हम लोग कम्युनिटी फॉरेस्ट्री कहते हैं। जैसे कि विलेज पैस्चर लैंड, टेम्पल लैंड, रोड साइड, कैनल बैंक, स्ट्रिप्स अलोंग रेलवे लाइन्स एंड स्कूल्स, इन सारी चीज़ों को कम्युनिटी फॉरेस्ट्री कहते हैं। एंड लास्ट वन दैट इज़ कॉल्ड द फार्म फॉरेस्ट्री। फार्म फॉरेस्ट्री का मतलब होता है ऐसे पेड़ जिनको कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल दोनों ही चीज़ों के लिए उगाया जाए, उसे हम लोग कहते हैं फार्म फॉरेस्ट्री। तो ऐसे बहुत सारे लैंड है जिनका इस्तेमाल हम लोग यूं ही कर लेते हैं क्योंकि वो ऐसे ही बंजर या बेकार पड़ी रहती है। तो इन जगहों में बहुत समय पर जानवरों को खिलाने के लिए कुछ ऐसे अनाज उगाए जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, कुछ ऐसे क्रॉप्स है जो उगाए लिए जाते हैं जिससे कि या तो वो खुद अपने आप को फीड कर सके या एनिमल्स को फीड कर सके, जो कि ड्रॉट जैसे समय पे उनको अवेलेबल नहीं मिलता है। आगे आपको समझ में? तो ये जो पार्ट था ये आपके फॉरेस्ट कंजर्वेशन रिलेटेड था। एंड लास्ट पार्ट जो है आपका वाइल्ड लाइफ। तो आपको पता है कि हमारा भारत जो है वो वन्य जीवन में काफ़ी ज़्यादा महान था, है नहीं, मैं महान था इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको पता है कि किस तरह से ओवर एक्सप्लॉयटेशंस हुआ है और आज भी इंसान जानवरों की किस तरह से हत्या करते जा रहे हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सके उनके प्रोडक्ट्स को बेचकर। लेकिन अब बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव ऐसे लिए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से प्लस इंडिविजुअल तरफ से, क्योंकि लोगों को इनकरेज किया गया है थ्रू द बुक्स, जगह जगह कैंपेनिंग हुआ है और लोगों को एडवर्टाइज़ किया गया है, लोगों को टीवी में इस चीज़ को दिखाया गया है कि आपको अपना जो पर्यावरण है उसको संतुलित रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो वाइल्ड लाइफ जो है ये बहुत ही ज़्यादा डिक्लाइन हो जा रहा है। रीज़न क्या है? इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल चीज़ें बढ़ती जा रही है, जिस वजह से हम लोग फॉरेस्ट को अल्टीमेटली काट दे रहे हैं और उस लैंड का यूज़ अपने पर्सनल यूज़ में कर ले रहे हैं। सो मोर एंड मोर लैंड जो है वो क्लियर किया जा रहा है एग्रीकल्चर में एंड ह्यूमन सेटलमेंट, रोड, माइनिंग एंड वाटर रिजर्वेयर बनाने में इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। फिर जानवरों को इन्हीं लैंड में ले जाकर ग्रेजिंग कराया जाता है और जो भी एनिमल्स वहाँ पर मिलते हैं, वाइल्ड एनिमल्स, उनको इलीगली हम लोग हंटिंग कर लेते हैं
जिसे हम लोग कमर्शियल पोचिंग भी कहते हैं। पोचिंग का रियल मीनिंग होता है शिकार करना, वो भी गैर कानूनी ढंग से। ठीक है ना, समझ में आ रहा है आपको। तो वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए गवर्नमेंट ने वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट भी चलाया था 1972 में, जिसमें बोला गया है कि जंगल से कोई भी एनिमल्स को आप लोग हंट नहीं कर सकते। इसका 2 मेन ऑब्जेक्टिव था। सबसे पहला था टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द इंडेंजर्ड स्पीसीज। इंडेंजर्ड आपको पता ही है, जो अब विलुप्त होने की कगार पे आ चुके हैं, और जो विलुप्त हो चुके हैं उन्हें हम कहते हैं एक्सटिंक्ट स्पीसीज। और इसी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट के तहत गवर्नमेंट ने नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व जैसी चीज़ें बनाई थी। तो गवर्नमेंट ने इन सारी चीज़ों को बनाने के साथ साथ कुछ प्रोग्राम्स भी चलाए हैं, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट राइनो एंड रॉयल बंगाल टाइगर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था, जैसे आपको पता है 1973 में स्टार्ट हुआ था। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि किसी भी तरह टाइगर्स को बढ़ाया जाए, इनका पॉपुलेशन बढ़ाया जाए, जो साइंटिफिक, एथिस्टिक, कल्चरल एंड इकोलॉजिकल वैल्यूज़ के आधार पर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और क्योंकि हमारे देश का जो नेशनल एनिमल है वो भी तो टाइगर है, इसीलिए इस चीज़ की तरफ में ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा था। देन प्रोजेक्ट एलिफेंट, जो कि 1992 में लॉन्च किया गया था, जिसमें बोला गया था कि जो भी वाइल्ड एलिफेंट्स है उनको मोस्टली फॉरेस्ट रेंजर्स अपने पास रख सकते हैं। और इसका एम था कि जितना ज़्यादा हो सके एलिफेंट्स की पॉपुलेशन को बढ़ाया जा सके। और आप जानते हैं कि साउथ इंडिया का जैसे केरला, कर्नाटका, इन इलाकों में सबसे ज़्यादा वाइल्ड एलिफेंट्स पाए जाते हैं, और वहाँ पर इनको प्रिजर्व भी करके रखा जाता है। एंड आफ्टर मेंटेनिंग और प्रिजर्विंग, बाद में इन्हें जंगल में यूं ही रिहा कर दिया जाता है। सो द प्रोजेक्ट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन 16 स्टेट्स। ठीक है, तो ये रहा आपका वाइल्ड लाइफ पोर्शन। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो कि आपका मैप पॉइंटिंग आता है कि नेम द बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ द कंट्री। सो हमारे भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है एंड मेनी मोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स है। तो अगर आपका बायोस्फीयर रिजर्व आता है तो यूजुअली पूछे जाते हैं कि आपके घर के नियर बाई एरियाज़ के किसी भी बायोस्फीयर रिजर्व को इंडिकेट कर देना। लेकिन अगर देखा जाए, अगर मैं आपसे कहूँ तो सबसे ज़्यादा आप देखिएगा जो है मानस, शिमलीपाल, अमरकंटक, पंचमरी, अचानकमर, गल्फ ऑफ मन्नार एंड नंदा इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व्स है। इन बायोस्फीयर रिजर्व को आपको देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इन 18 में से 11 बायोस्फीयर रिजर्व ऐसे हैं जिसे यूनेस्को ने, यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट वालों ने बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस बताया है, जो हमारे देश के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसे हमें प्रोटेक्ट करना है। आई होप आपको ये लास्ट पार्ट पसंद आया होगा। इफ़ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल हम लौटेंगे एक लाइव क्लास के साथ में, तो जुड़ते हैं कल आपके साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल कंसेप्शनल लर्निंग।